साइटिंग ऑफ द विंड फार्म। तो साइटिंग ऑफ द विंड फार्म से क्या मुराद है? साइटिंग ऑफ द विंड फार्म से मुराद है कि आप कौन सी साइट को सिलेक्ट करना चाहोगे। देयर कुड बी 2 और 3 साइट्स। ठीक है जी। तो आपने उसमें से कौन सी साइट सेलेक्ट करनी है। जस्ट लाइक हम एक स्टडीज़ कर रहे थे व्हेन आई वाज इन ओएमएस के हमारे पास ऑप्शन थी कि हमारे पास एक लैंड एरिया था जमपीर साइट पे, एक था इस तरफ बलूचिस्तान साइट पे हमारे पास एक लैंड एरिया था। हमने दोनों विज़िट किए थे और हमने देखा था कि यार कौन सा जो जगह है वो हमारे लिए सूटेबल है रहेगी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ आवर न्यू पावर प्लांट 50 मेगावाट विंड टर्बाइंस। तो उसमें जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इनिशियल कॉस्ट में आ जाती है वो लैंड कॉस्ट है कि भाई जिस जगह आप वो ले रहे हैं उसमें लैंड कॉस्ट क्या है, ताकि आपके जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा वो एयर की थी कि भाई एयर बेसिकली हवा वहाँ किस तरह से और कितनी अवेलेबल है। और जो एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि भाई वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या वो इसके हक में हैं या इसके अगेंस्ट हैं। तो ये सब चीज़ें आप हम देखते हैं कि कितने फैक्टर्स हैं जो कि हमने एक विन फॉर्म की साइटिंग करनी है, साइट सिलेक्शन करनी है, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें मद्देनज़र रखने पड़ते हैं। जो टोटल 6 फैक्टर्स हैं जो कि हम साइटिंग ऑफ विंड फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं। एक है विंड स्पीड, जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरेशन का ताल्लुक विंड स्पीड से है। विंड पावर इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द wind velocity, so that's why the wind speed is at number 1, then number 2 is a land use। जैसे मैंने बताया कि सबसे सेकंड नंबर पे आ जाता है कि जो लैंड है वो बेसिकली आपके पास उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है जी, कितने का है, उसकी कितना एक्सपेंसिव है, प्लस ये कि उसकी लोकेशन किस जगह पे लाई कर रहा है वो, क्या वो फॉरेस्ट के अंदर है, फॉरेस्ट के करीब है, अर्बन एरिया के करीब है, अर्बन एरिया से दूर है। जैसे हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा जो है बेसिकली कोफिशेंट जो रेजिस्टेंस फैक्टर है टू द फ्लो ऑफ एयर, वो कैसी जगह है, आसपास कितनी बिल्डिंग्स हैं या कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। लेट्स सपोज कि वहाँ कोई अभी तो ठीक है लेकिन कोई स्कीम प्रपोज्ड है नियर फ्यूचर में, या वो समंदर के करीब है, क्योंकि समंदर के करीब जो डिफरेंशियल एयर्स जनरेट होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक तरफ आपके पास लैंड होता है साथ ही आपके पास सी है, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर वहाँ होते हैं और एवापोरेशन भी हो रही होती है साथ साथ सी की। तो एयर की डिफरेंस ऑफ एयर अच्छा हो जाता है, डिफरेंशियल एयर्स काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, तो यू नीड टू यू आर गेटिंग गुड स्मूथ एयर near to the sea as well. Next is aesthetic impact, sound impact and environmental impact and construction impact. So ये और चीज़ें आ जाती हैं। aesthetic है, sound impact है, these are less severe than the others. environmental and construction impacts, तो जैसे हमने देखा कि भी जो विंड फॉर्म्स हैं उसमें जो साइटिंग है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ विंड कितनी अच्छी फ्लो करती है, कितनी यूनिफॉर्म है और उसकी स्पीड क्या है। क्योंकि क्यूबिक लॉ कहता है कि जी पावर जनरेशन इज़ बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द वेलोसिटी एज पर द क्यूबिक लॉ। सो इसका मतलब ये है कि भाई सिंपली कि विंड जो आपकी स्पीड है वो नंबर 1 फैक्टर है साइटिंग के लिए, विंड फॉर्म्स के लिए। जितनी ज़्यादा आपके पास विंड स्पीड आएगी उतनी जनरेशन आप एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर लेंगे। नेक्स्ट जो है आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी विंड की, डेटा आपको कहाँ से मिलेगा। बेसिकली आपको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के पास अगर जाएंगे तो वहाँ से आपको ये डेटा मिल जाएगा कि एक साल की, लास्ट ईयर की, 5 ईयर्स की, 10 ईयर्स की, 20 ईयर्स की यहाँ विंड जो है एवरेज विंड क्या रही है पर ईयर, पर मंथ, क्या विंड स्पीड्स रही हैं, उसका डेटा हमारे पास आ जाएगा। उस डेटा से हम एनालाइज कर सकेंगे कि यार यहाँ विंड के पैटर्न्स क्या हैं, और हमारे पास अगर हम टर्बाइंस लगाएं तो हमारे टर्बाइंस का कैपेसिटी फैक्टर क्या रहेगा। मीन्स कि मैं 100 मेगावाट के टर्बाइंस लगाऊंगा तो मेरा कैपेसिटी फैक्टर के हिसाब से आई एम गोना गेट फॉर एग्जांपल ओनली
50 megawatts, 40 megawatts, like because of the wind. सो ये चीज़ें सारी की सारी हमारे पास साइट विंड फॉर्म्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज़ साइटिंग ऑफ विंड फॉर्म्स में लैंड यूज़ आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई टर्बाइंस इंस्टॉलेशन के लिए हमें काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होता है, और हमने देखा था 4D और 10D हमें मेंटेन करना है बिटवीन द टर्बाइंस टू अवॉइड टर्बुलेंस। तो इसका मतलब ये है कि भाई टर्बाइंस के लिए आपको एक ठीक ठाक एक एरिया चाहिए, और एरिया की कॉस्ट होती है। यू नीड टू सी दैट व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट एरिया एज वेल। सो अच्छा खासा आपको एरिया चाहिए होगा। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि लैंड इन यूज़ में एग्जिस्टिंग में कोई बिल्डिंग्स तो इंस्टॉल नहीं है। अगर बिल्डिंग्स हैं तो वो बिल्डिंग्स ऑब्वियसली टर्बुलेंस क्रिएट करेंगी। बड़े बड़े ट्रीज तो नहीं है वहाँ करीब में। ओके, ये जैसे मैं बताया था कि साथ में कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं होने वाली अभी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। डेवलपमेंट की डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए कि भाई यहाँ नियर बाई डिटेल्स कौन कौन सी जो है वो पॉसिबल हैं डेवलपमेंट्स। प्लस ये कि आपने जो इंस्टॉलेशंस करनी है, मेट्रोलॉजिकल टावर्स लगाने हैं और डिफरेंट फाउंडेशंस बनानी है, उसके लिए हर चीज़ के लिए आपके पास एम्पल स्पेस होना ज़रूरी है। इनफैक्ट हर 50 मेगावाट के साथ आप देखें तो वो विंड टर्बाइंस के साथ आपको एक सबस्टेशन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा 132 kV का मोस्ट प्रॉब्ली, जो पाकिस्तान का पैटर्न है ख़ास तौर पे, और ट्रांसफार्मर्स लगाने पड़ेंगे। यार्ड है, उसमें बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल एरिया। सो यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दिस। इन टोटल यू नीड अ बिग एरिया to run wind farms. So land in use is really a big factor for the siting of the wind farm. Aesthetic impacts, actually ये अगर वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो विंड फार्म्स को किस तरह से लेते हैं, उसके लिए अब जैसे वो इसको अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। दे आर सपोर्टिंग द विंड फार्म इंस्टॉलेशन इन दैट एरिया और दे आर नॉट सपोर्टिंग। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट एज वेल। सो इसको भी हमें ख्याल करना पड़ता है कि हमारे जो विंड टर्बाइंस एस्थेटिकली अच्छे हो, अगर नहीं लगते लोगों को, तो उसके लिए आप सर्वे कर सकते हैं कि दे वांट द विंड टर्बाइंस हेयर और दे डोंट वांट। प्लस ये कि कोशिश ये कर सकते हैं कि जो विंड टर्बाइंस फॉर फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज़ लगाए जाएँ, ताकि कोई इशू ही ना आए किसी किस्म का, और इस किस्म के मसाइल ना हो, क्योंकि ये फेस किया गया है कि लोग इनको पसंद नहीं करते विंड टर्बाइंस को, और जिसकी वजह से इश्यूज खड़े हो सकते हैं बाद में। एस्थेटिक इम्पैक्ट्स ऑफ द विंड टर्बाइंस, एस्थेटिकली वो अच्छे लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर विंड टर्बाइंस हैं तो आप उसमें बिल बोर्ड्स लगाना शुरू कर दें, उसके अंदर आप एडवर्टाइजमेंट्स करना शुरू कर दें। तो दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड। यू नीड टू मेक एस्थेटिकली प्लीजिंग विंड टर्बाइन। तो जैसे यहाँ इन्होंने लगा रखा है बिल बोर्ड और यहाँ लगा रखा है, तो ये दिस इज़ नॉट अ गुड एग्जाम्पल। So while considering siting arrangements, you should not go for such advertisement. Plus you should also avoid the shadow flicking effect. तो shadow flicking effect ये है कि आपके पास let's suppose ये wind turbine आपने यहाँ लगा दिया है, ये पीछे घर है। अब जब wind turbine जब मूव करेगा तो उसका जो शेडो है वो फ्लिकर क्रिएट करेगा, रोटेट कर रहा है इस रेजिडेंशियल जो घर है उसके ऊपर, और वो बंदा डिस्टर्ब होगा। तो दिस इज़ नॉट अलाउड टू have a shadow flickering effect. So that's why you need to consider these aspects as well. Next is the sound impact. तो साउंड जनरेशन भी विंड टर्बाइंस की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड्स इन द विंड टर्बाइंस। एक इसकी इंटरनल मैकेनिकल जो इक्विपमेंट्स लगा हुआ है, बेरिंग्स हैं, उसकी रोटेशन है, उसकी साउंड है, और दूसरी साउंड उसके अंदर जब ये एयर को कट करते हैं तो एरोडायनामिक साउंड्स क्रिएट होती हैं। तो दूसरी साउंड वो है, और बेसिकली द साउंड कैन बी अनोइंग कंसिडरिंग देयर 50 और 10 और 20 wind turbines are working together in high speed. So you can understand. So if you are at the turbine here, you can see how much the wind turbine creating the noise. अगर आप टर्बाइन के ऊपर हैं तो you are getting this much of the sound, 105 decibel. So जो टर्बाइन का मैन्युफैक्चर उससे आप इसकी डेसिबल्स भी ले सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो आवाज़ है 105 डेसिबल की है, विच इज़ इक्वलेंट टू यू कैन से ग्रास कटिंग मशीन। फिर उसके बाद
टाइम के साथ जो है ना इसकी आवाज़ डैम्प होना शुरू हो जाएगी। मिक्सर, ठीक है जी। फिर उसके बाद एयर कंडीशनर, और उसके बाद हमारे पास ये एक ऑब्लिगेशन है कि विंड टर्बाइंस इन रेजिडेंशियल एरिया आर प्लेस्ड नो क्लोजर दैन 300 मीटर्स फ्रॉम द नियरेस्ट हाउस। तो 300 मीटर का फासला आपको रखना पड़ता है एज़ पर द रेगुलेशंस फ्रॉम द नियरेस्ट हाउस। और उसके बाद आप देखें मज़ीद आगे जाएंगे आप तो ये 40 डेसिबल की आवाज़ आ रही है, कुछ ना कुछ आवाज़ आ ही रही है मुस्तकिल, और उसके बाद फिर ये और कम हो जाती है। तो साउंड इम्पैक्ट को भी कंसिडर कर रहे हैं आपने साइटिंग के लिए कि वो लोकल जो लोग हैं वो मुतासिर तो नहीं हो रहे इस साउंड के साथ, और आपने 300 मीटर्स का डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। तो ये बेसिकली एग्ज़ाम्पल है। अगर आप लेंस लगा देंगे, अगर आपके लोकल लोग जो हैं उनको इशू है साउंड के साथ, तो आप इसके अंदर ये एक लेंस शेप इंस्टॉल कर सकते हैं और जो इसका रोटर है उसके अंदर मूव करेगा। तो इससे एडवांटेज क्या होगा कि लेंस इंस्टॉल करने से आप देखेंगे कि साउंड आपकी फिर रिड्यूस हो गई। कर्व आप देखें, ये लेंस इंस्टॉल करने से साउंड आपकी काफ़ी रिड्यूस हो गई है, नॉइस पोल्यूशन कम हो गई है। इसके बगैर आप देखेंगे तो साउंड ज़्यादा है। तो ये एग्ज़ाम्पल है कि जिससे आप जो है साउंड को मैनेज कर सकते हैं किसी तरीके से। अगेन आप ये देखें वही एग्जांपल है कि भाई किस तरीके से क्या इम्पैक्ट है इसका। 40 डेसिबल की साउंड तो ये मुस्तकिल आगे तक जनरेट कर रहा है एक रेफ्रिजरेटर के बराबर। तो इसका मतलब इट हैज़ एन क्वाइट अ लॉट इम्पैक्ट। और जब आप ये देखेंगे कि 4, 5, 10, 15, 20 साथ चल रहे हैं टुगेदर इन टैंडम दे आर ऑपरेटिंग, तो दे कैन क्रिएट इज क्वाइट अ बिट ऑफ नॉइस। नेक्स्ट इज़ द साइटिंग ऑफ विंड फार्म्स। सो विंड फार्म्स की साइटिंग में नेक्स्ट जो है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये जो विंड टर्बाइंस के ब्लेड्स हैं, जनरेटर्स वगैरह हैं, ये काफ़ी हैवी होते हैं। तो लोकल जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको सपोर्ट कर रहा हो। ऐसा ना हो कि आपने एक साइट तो सेलेक्ट कर ली लेकिन वहाँ तक जाने के लिए रोड्स ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली ये जो कंस्ट्रक्शन है उस पर इम्पैक्ट आएगा। प्लस ये कि इंस्टॉलेशन के लिए अगर आपने टर्बाइन में ब्लेड इंस्टॉल करना है उसके लिए आपको एक बहुत स्पेशल क्रेन चाहिए होती है जो कि इसके साथ ही टावर के साथ इंस्टॉल होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ नेटवर्क नहीं है तो आपको उसके अंदर फिर उस रोड की कॉस्ट और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है वो भी देखनी पड़ेगी, कंसिडर करनी पड़ेगी, और वो भी आपको अपनी कैलकुलेशंस में डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है आपके पास इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये जो एयर कॉरिडोर्स होते हैं नॉर्मली ये बर्ड्स के ट्रैप माइग्रेशन के रूट्स भी होते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बर्ड्स जो ना बल्क में इस विंड टर्बाइन से गुजर रहे हैं। ऑब्वियसली फिर ये जब गुजरते हैं तो काफ़ी सारे बेचारे मर भी जाते हैं क्योंकि ये टकरा जाते हैं विंड टर्बाइंस के ब्लेड से, और विंड टर्बाइन के ब्लेड से टकराने के बाद ये ब्लेड्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी नज़र रखना पड़ेगा। इस आपके पास वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके आपको वाइल्ड लाइफ से कई जगहों पे आपको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से बिकॉज ऑफ द लोकल रेगुलेशंस, और देखना पड़ता है कि ये आपके जो ज़्यादा इम्पैक्ट तो इन्वायरमेंट का नहीं आ रहा यहाँ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन और इश्यूज क्रिएट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट जो है ना वो भी वन ऑफ द प्राइम रिक्वायरमेंट है। तो ये फैक्टर्स हैं टोटल जिनका आपने ख्याल रखना है साइटिंग करते हुए। थैंक यू वेरी मच।